हाँ तो hello brilliant students and brilliant people. How are you? I am going to talk about class 11th physics chapter है 8 gravitation से। तो अभी तक यदि हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो डियर स्टूडेंट्स प्लीज सब्सक्राइब कर दें, साथ ही साथ आइकन बेल को भी प्रेस करें ताकि जो भी वीडियो अपलोड करूं आप तक नोटिफिकेशन पहले पहुंचे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं ग्रेविटेशन। तो ग्रेविटेशन में डियर स्टूडेंट्स कहानी तो बहुत है, लेकिन मैं कहानी नहीं सुनाना चाहता हूँ कैसे कैसे क्या हुआ, गैलीलियो ने क्या किया, न्यूटन ने क्या किया। ठीक है, आइए हम लोग सीधा टॉपिक पर हेड डालेंगे, न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के ऊपर एक डिफिनेशन आप समझ लें, डिफिनेशन क्या है। वैसे आपका किसी भी बॉडी को अर्थ अपने तरफ क्या करती है, पुल करती है। जैसे इसको फ्रीली सस्पेंड कर देंगे तो यह क्या हो जाएगा, अट्रैक्ट कर लेगा, और इसको क्या करेगा, आपका अट्रैक्ट करेगा। तो इतनी बात आपको अगर समझ में आ रही है तो आपको ग्रेविटेशन पूरा समझ में आएगा। अब ध्यान से समझें। तो इसका डिफिनेशन हम देते हैं कि द ग्रेविटेशनल फोर्स, राइट डाउन द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ऑलवेज ये क्या करती है, अट्रैक्शन करती है किसी भी बॉडी को। तो द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ एनी टू बॉडी, किसी भी दो बॉडी, एनी टू बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल to product of two masses, directly proportional to the product of two masses and inversely proportional to the square, inversely proportional to the square of the distance between the line joining of them। ठीक है, ये रहा आपका डिफिनेशन। ठीक है, डिफिनेशन आपको रन होना चाहिए। डिफिनेशन क्या कह रहा है कि द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ऑफ एनी टू बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ टू मासेस, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ टू मासेस and inversely proportional to the square of the distance between the line joining them। ठीक है, between the line joining them। यहाँ से ये डिफिनेशन लिखने के बाद आप कंसेप्ट आपका ये पॉइंट हुआ, ध्यान से समझिए। कहेंगे इसके बाद if two bodies of mass m1 and m2 are placed at a small r distance apart, तो then according to above statement, यानी if यहाँ पर हम लिख सकते हैं if, ध्यान से समझिए बहुत ही मजा आएगा इस चैप्टर में। if two bodies of mass m1 and m2 are placed at a distance small r apart, if two bodies of mass m1 and m2 are placed at a distance small r apart। ठीक है, स्मॉल r apart, यानी दो बॉडियों को m1 मास क्या है m1 एंड m2 और उनको स्मॉल r डिस्टेंस पर क्या किया जा रहा है, प्लेस किया जा रहा है। स्मॉल r डिस्टेंस apart to each other, क्या कह सकते हैं, to each other, एक दूसरे से स्मॉल r डिस्टेंस पर रखा जा रहा है। ठीक है, तो then gravitational force between them, then gravitational
फोर्स बिटवीन देम। इतना लिखने के बाद आप फिगर बनाएंगे। देखिए ध्यान से, यहाँ पर एक बॉडी का मास हमने m1 लिया, यहाँ पर एक बॉडी का मास हमने क्या लिया, m2। इनके बीच का सेपरेशन क्या माना हमने, स्मॉल r। अब देखिए ये दो तरह के बॉडी हैं, इनके बिटवीन फोर्स लगेगा, किस नेचर का लगेगा, तो अट्रैक्टिव नेचर का लगेगा। ये बॉडी अपने तरफ क्या करेगी, तो अट्रैक्ट करेगी। क्या करेगी, अट्रैक्ट करेगी। कैसे लगेगी, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन मास m2 ड्यू टू मास m1। आई होप इतनी बात समझ में आ गया। फिर ये बॉडी इस बॉडी को अपने तरफ क्या करेगी, पुल करेगी। यानी 1 पर कौन लगा रहा है, 2 लगा रहा है। यह इक्वल फोर्स बट अपोजिट इन नेचर के होंगे। इक्वल फोर्स बट अपोजिट इन नेचर के होंगे। ठीक है, इसको लास्ट दूसरा नेक्स्ट पॉइंट देखा जाएगा, न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इन अ वेक्टर फॉर्म में। ठीक है, ये अलग से पूछता है आपके सिलेबस में। आइए हम बात करते हैं। हमने कहा कि ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर बट नॉट रिपल्सिव इन नेचर। ठीक है, तो अब यहाँ अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट क्या कह रहा है स्टेटमेंट, कि ग्रेविटेशनल फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ टू मासेस। देखिए दोनों मास का क्या हो गया आपका, तो प्रोडक्ट हो गया। यह फिर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल m1 एंड m2। फिर दूसरी बात क्या कर रहा है, देखिए द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ एनी टू बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ टू मासेस। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ हमने टू मासेस लिखा। फिर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द लाइन जॉइनिंग देम। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द लाइन जॉइनिंग देम। दोनों बॉडी के बिटवीन जो लाइन है उसके बिटवीन क्या लगेगा, आपका फोर्स लगेगा। आप ऐसा नहीं कह सकते कि ये फोर्स इधर भी लग सकता है, इधर भी लग सकता है, ऐसे भी लग सकता है, नहीं। इन दोनों बॉडियों के बिटवीन जो लाइन मिलाया गया है, लाइन के एलांग फोर्स लगेगा। आइए कंबाइनिंग दिस स्टेटमेंट, यह भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। आप लिखेंगे m1 m2 अपॉन क्या लिखेंगे, r का स्क्वायर। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आप हटाएंगे, रखेंगे कैपिटल G m1 m2 अपॉन r का स्क्वायर। ये फोर्स अट्रैक्टिव नेचर का होगा और इसकी यूनिट इन क्या हो जाएगी आपका, तो न्यूटन हो जाएगी। तो ग्रेविटेशनल फोर्स की यूनिट क्या होगी, ऐसा यूनिट न्यूटन होगी। अब यहाँ पर देखिए कैपिटल G आपका जो है प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। तो कह सकते हैं कि हियर कैपिटल G इज अ प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आर कॉल्ड यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। कैपिटल G को आप बोलेंगे यूनिवर्सल, क्या बोलेंगे, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। अब ध्यान दें इसकी न्यूमेरिकली वैल्यू को आप कैसे लर्न करेंगे। जैसे क्रिकेटर जब क्रिकेट जो खेलते हैं और जब छक्का मारते हैं तो आपको बहुत खुशी होती है। ठीक है, यानी G की वैल्यू 6.666 करेंगे और राउंड अप करेंगे तो 6.67 इंटू 10 का पावर माइनस। अब -11 कैसे आप लर्न करेंगे कि 11 क्या होता है। तो चूंकि यह ग्रेविटेशन से जुड़ा हुआ है, यहाँ पर देखिए मैं लिखता हूँ ग्रेविटेशन। यहाँ पर टर्म देखिए एक, यहाँ पर टर्म को जितने वर्ड हैं इसके स्पेलिंग को आप देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। कितने वर्ड है आपके, 11 है। तो आप यहाँ पर क्या लगा देंगे, -11 लगा देंगे। भूलेंगे नहीं ना। अगर भूलता है इस G की वैल्यू 6.672 पर -11 होगा कि -12 होगा कि -13 होगा कि -14 होगा, तो आप इसे याद ना, ये भूले ना ग्रेविटेशन को। ग्रेविटेशन में टोटल कितने वर्ड हैं आपके, तो 11 वर्ड हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, 6.672 पर -11। अब बात आता है इसकी यूनिट। तो इस G को यही रहने दें। यहाँ पर देखें F इक्वल टू G m1 m2 अपॉन r का स्क्वायर। G को यही रहने देंगे तो ये हो जाएगा F इंटू r का स्क्वायर अपॉन m1 इंटू क्या मिल जाएगा m2। अब फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन।
डिस्टेंस यूनिट होती है मीटर, तो मीटर का स्क्वायर, और केजी इंटू केजी, यानी आप बोल सकते हैं आप कि न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर केजी का क्या हो गया, तो स्क्वायर हो गया। दूसरी बात ध्यान समझिए, ये जो फॉर्मूला है ये इट इज वैलिड फॉर स्मॉल मास, यह फार्मूला आपके स्मॉल मास के लिए वैलिड है। इट वैलिड फॉर स्मॉल मासेस के लिए फार्मूला क्या होता है आपका, यूज होता है। वैसे अगर आपका ध्यान समझे, बहुत बड़ी हैवी बॉडी भी है और उसको वेरी डिस्टेंस पर रख दिया जाए, बहुत डिस्टेंस, ज्यादा डिस्टेंस पर रख देंगे, तो डिस्टेंस के कंपैरिजन में वह कैसा दिखाई देगा, एक टीनी बॉल दिखाई देगा। जैसे आप स्टार को देखें, स्टार आपको कैसा दिखाई देता है, आप अर्थ से देखें स्टार को तो बहुत स्मॉल दिखाई देता है, लेकिन है क्या, बहुत बिगर है, बहुत बड़ा है, ठीक है। तो ये चीज है, और उनके बिटवीन का डिस्टेंस क्या है, बहुत ज्यादा है। तो ग्रेविटेशन कैपिटल जी यहाँ पर क्या है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। कैपिटल जी जब भी है, कैपिटल जी जब प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आर का universal gravitational constant. Numerical value of capital G is equal to 6.67 10 power 11 न्यूटन per meter square per kg का स्क्वायर। तो ये यूनिट जो रहा एसआई में रहा कैपिटल जी की। बट हम बात करते हैं कि कैपिटल जी की यूनिट सीजीएस में क्या होगी, ठीक है। तो इसका हमने बहुत अच्छा यूनिट एंड मेजरमेंट में हमने बहुत से एग्जाम्पल दिया, एप्लीकेशन भी बताया है। उस लेक्चर को आप देख रहे हैं तो जाकर सर्च करके देख सकते हैं, ठीक है। डायमेंशनल एनालिसिस या यूनिट एंड मेजरमेंट बाय गोयल वावा। तो पढ़ेंगे तो आपको अच्छा, कम से कम इतना तो आप सीख ही जाएंगे कि किसी क्वांटिटी की डायमेंशन फॉर्मूला कैसे निकाली जाती है। आइए हम इसका देखते हैं, ये किसमें हो गया, इन एसआई में, इन एसआई सिस्टम, एसआई सिस्टम में कैपिटल जी की हमने यूनिट बताया। अब सीजीएस सिस्टम में कैपिटल जी की न्यूमेरिकल वैल्यू एंड यूनिट क्या होगी उसे आप देख रहे हैं। तो कैपिटल जी इक्वल टू 6.67 into 10 का पावर -8, न्यूटन को बोलेंगे डाइन, और सेंटीमीटर को बोलेंगे सेंटीमीटर का स्क्वायर, केजी को बोलेंगे ग्राम। तो केजी का स्क्वायर है तो इसलिए ग्राम का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। ये किसमें हुआ, आपका न्यूमेरिकल वैल्यू किसमें हुआ, तो आप बोल सकते हैं इन सीजीएस सिस्टम, इन सीजीएस सिस्टम। तो कैपिटल जी की यूनिट एंड न्यूमेरिकल वैल्यू इसमें हमने लिखा इन सीजीएस सिस्टम में लिखा। दूसरी बात और ध्यान समझें, अब इसको एक जगह कैसे लर्न करेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स को। ग्रेविटेशनल फोर्स इज इक्वल टू कैपिटल जी इनटू m1 m2 अपॉन r का स्क्वायर। न्यूमेरिकल वैल्यू है 6.67 into 10 power -11। 11 हमने आपको बताया कि ग्रेविटेशन में टोटल कितने वर्ड होते हैं, तो 11 होते हैं। इनटू आप लिख सकते हैं क्या, m1 m2 अपॉन r का स्क्वायर। इसका नेचर कैसा होगा, तो अट्रैक्टिव इन नेचर का होगा। थोड़ा सा एक स्टार बनाकर यहाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसे लर्न करें कि ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू बॉडी, क्या लिखा हमने, ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन एनी टू बॉडी या टू बॉडी is always attractive in a nature, ठीक है। ग्रेविटेशनल फोर्स किसी दो बॉडी के बिटवीन कैसा उसका नेचर होता है, तो अट्रैक्टिव नेचर होता है, अट्रैक्टिव इन अ नेचर का होता है। दूसरी बात, ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू बॉडी इज नॉट डिपेंड अपॉन द मीडियम। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है आपका, ग्रेविटेशन या ग्रेविटेशनल फोर्स या ग्रेविटेशन, चलिए यहाँ पर जोड़ लीजिएगा एफ, ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू बॉडी, ठीक है, बिटवीन टू, हमने क्या लिखा, बिटवीन टू बॉडीज, ठीक है, इज नॉट डिपेंड्स
अपॉन मीडियम। किसी दो बॉडियों के बिटवीन कोई मीडियम हो उस पर डिपेंड नहीं करता, तो इज नॉट डिपेंड अपॉन द मीडियम, इज नॉट डिपेंड अपॉन द मीडियम। किसी मीडियम पर यह ग्रेविटेशनल फोर्स डिपेंड नहीं करता है, ठीक है, अपॉन द मीडियम बिटवीन देम, बिटवीन देम। तो आप इसे याद रखें, ठीक है। फिर से मैं एक बार रिपीट कर देता हूं कि द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ डिफरेंस सुनिए, द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू बॉडी is directly proportional to the product of two masses and inversely proportional to the square of the distance between the line joining them। फिर हमने कहा कि two bodies of mass m1 and m2 are placed at a distance small r apart, ठीक है, small r apart या small r, यहाँ पर small r distance लिख लीजिए, small r distance to each other, तो there is gravitational force between them। हमने फिगर बनाया, m1 लिया, m2 लिया, बीच का डिस्टेंस r लिया। According to above statement, यह भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 इक्वेशन फर्स्ट, यह भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1 अपॉन r का स्क्वायर इक्वेशन सेकंड। कंबाइनिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, दोनों इक्वेशन को हमने कंबाइन किया, कंबाइन द इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट, तो यह भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल m1 m2 अपॉन r का स्क्वायर मिला। उसके बाद OR ग्रेविटेशनल फोर्स इज इक्वल टू कैपिटल G m1 m2 अपॉन r का स्क्वायर। कैपिटल G यहाँ पर r का क्या है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। वेयर कैपिटल हियर कैपिटल G इज अ प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आर कॉल्ड यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। बट न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ कैपिटल G इन अ SI सिस्टम 6.672 पर -11 न्यूटन टू मीटर स्क्वायर पर केजी का स्क्वायर हमने बताया, ठीक है, in a SI system, but in a CGS system capital G is equal to 6.672 per minus 8 Newton dyne into centimeter का स्क्वायर पर ग्राम का स्क्वायर। तो ORF is equal to capital G m1 m2 upon r का स्क्वायर is equal to 6.672 per minus 11 m1 m2 upon r का स्क्वायर। यह फोर्स कैसा नेचर का होगा, तो अट्रैक्टिव नेचर का होगा। यानी हमने इसको दो पॉइंट और बताया, ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू बॉडीज will be always attractive in nature but not repulsive in nature। फिर तीसरी बात बताया, दूसरी बात कि gravitational force between two bodies is not depend upon the medium between them, यानी दो बॉडियों के बीच कोई मीडियम उस पर डिपेंड करता नहीं है। इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब यहाँ से ध्यान से समझे, यहीं पर जो आपने डिफिनेशन लिखा है, यहीं पर बिल्कुल इस कैपिटल G 12th में जाएंगे जब आप, तो इसकी जगह पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला आपको लिखना है। तो कैपिटल K Q1 Q2 अपन क्या हो गया, R का स्क्वायर हो गया। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ टू चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द लाइन जॉइनिंग देम। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को कूलम्ब्स लाने अपना डेफिनेशन दिया, ठीक है। यहाँ कैपिटल G रखा गया है, यहाँ पर क्या रखा गया है, तो कैपिटल K रखा गया है। इस कैपिटल K की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होती है, ये 12th में आप पढ़ेंगे। लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव बोथ इन नेचर का होगा। आप लोअर क्लास में पढ़े होंगे सिमिलर चार्ज दैट इज रिपल्सिव टू ईच अदर on similar charge and unlike charge, and like charge repulsive to each other, unlike charge attract to each other, ठीक है। और ये मीडियम पर डिपेंड करता है, लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स मीडियम पर डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। आई होप इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। तो थोड़ा सा हम इसका डायमेंशनल फॉर्मूला आपको बताते हैं। जल्दी से वीडियो को पॉज करके या शॉर्ट स्क्रीन लेकर या वीडियो को पॉज करके जल्दी से आप नोट करें, तो मैं कैपिटल G का आपको डायमेंशनल फॉर्मूला बताता हूँ, ठीक है। जल्दी करें। चलिए, मानते हैं कि आप वीडियो को पॉज करके नोट कर लिए होंगे, ठीक है। इसको लर्न करें, हर एक चीज बताया जाएगा आपको, कैपिटल लॉ भी बताया जाएगा, एस्केप वेलोसिटी भी बताया जाएगा। कहीं किसी कोचिंग में जाने की आपको जरूरत नहीं है, मेरे चैनल के साथ आप बने रहें। यदि आपको कोई दिक्कत आता है तो कमेंट काहे को दिया है, आप कमेंट जरूर करें, ठीक है। किसी तरह का प्रॉब्लम है पढ़ाई से रिलेटेड, तो आप मुझसे कमेंट द्वारा पूछ सकते हैं।
या मेरे व्हाट्सएप नंबर से आप कॉल करके पूछ सकते हैं। मैं आपकी समस्या को कोशिश करूंगा सॉल्व करने के लिए। आइए आगे बढ़ते हैं, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ कैपिटल जी को देखते हैं। ठीक है, तो डायमेंशनल फार्मूला ऑफ कैपिटल जी किससे निकालेंगे? ये न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के फोर्स के फार्मूला से निकालेंगे। तो आइए डायमेंशनल फार्मूला ऑफ कैपिटल जी, यहां मैंने लिखा डायमेंशनल फार्मूला ऑफ कैपिटल जी। ठीक है, तो एज वी नो दैट, हम बोल सकते हैं एज वी नो दैट ग्रेविटेशनल फोर्स इज इक्वल टू कैपिटल जी m1 m2 अपॉन क्या होता है, r का स्क्वायर होता है। हमें चाहिए कैपिटल जी का डायमेंशनल फार्मूला, तो डायमेंशनल फार्मूला ऑफ कैपिटल जी इज इक्वल टू डायमेंशनल फार्मूला ऑफ फोर्स इनटू डायमेंशनल फार्मूला ऑफ डिस्टेंस का स्क्वायर अपॉन डायमेंशनल फार्मूला ऑफ m1 एंड m2। ठीक है, तो डायमेंशनल फार्मूला ऑफ फोर्स ml t का पावर -2 डायमेंशनल फार्मूला ऑफ डिस्टेंस, ठीक है, अपॉन डायमेंशनल फार्मूला ऑफ m1 m2, यानी m का क्या हो जाएगा तो स्क्वायर, एक m से एक m क्या हो जाएगा कैंसिल, ये m ऊपर जाएगा तो इनवर्स हो जाएगा, l और l का पावर 2, l का पावर 3 हो जाएगा, t का पावर -2। ये आपको क्या मिला? डायमेंशनल फार्मूला ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट मिला। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं इसके न्यूमेरिकल की तरफ कि न्यूमेरिकल आप कैसे सॉल्व करेंगे। अगर एग्जाम में न्यूमेरिकल आपका आता है तो जल्दी से यहाँ से आप नोट कर लें, मैं इसे तो मिटा लेता हूँ। आइए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा न्यूमेरिकल देखें आप किस तरह से आप न्यूमेरिकल पूछता है किसी कॉम्पिटिटिव लेवल में या आपके बोर्ड में। ठीक है, कैपिटल जी को क्या कहते हैं? कैपिटल जी यहाँ पर क्या था? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट था, जिसकी न्यूमेरिकल वैल्यू क्या थी? 6.672 11 किसमें? इन एसआई सिस्टम में। अब क्वेश्चन आप समझे, क्वेश्चन है फर्स्ट, कह रहा कि इफ टू बॉडीज ऑफ मास m1 एंड m2, दो बॉडी है, दोनों बॉडी का मास m1 एंड m2 है, are placed at a small r distance of y। ठीक है, if two bodies of masses m1 and m2 are placed at a separation small r, ठीक है, then gravitational force between them is capital F। यानी इस पर फोर्स लग रहा है कैपिटल F, कितना? G m1 m2 अपॉन r का स्क्वायर। ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट। फिर कह रहा है नाउ if mass of both body becomes double, दोनों बॉडी के मास को क्या कर दे रहा है? m1 dash is equal to 2m1, m2 dash is equal to 2m2। now इन समझिए, now if mass of both body becomes double, दोनों बॉडियों के मास को डबल कर दिया, यानी m1 dash is equal to 2m1, m2 dash is equal to 2m2, डबल कर दे रहा है। एंड डिस्टेंस बिटवीन देम बिकम्स आल्सो डबल, यानी डिस्टेंस भी क्या कर दे रहा है? आल्सो डबल कर दे रहा है इनिशियल डिस्टेंस, एंड डिस्टेंस बिटवीन देम बिकम्स आल्सो डबल। तो देन फाइंड आउट न्यू ग्रेविटेशनल फोर्स, देन फाइंड आउट न्यू ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन बोथ बॉडी। ऑप्शन है हमारे पास क्या? या बी ऑप्शन, ए ऑप्शन है, पहला है एफ, दूसरा 4fc, f/2d, f/4, ये ऑप्शन है। तो आइए देखते हैं इस कंडीशन फर्स्ट स्टेटमेंट पर। तो यह कह रहा है कि टू बॉडीज ऑफ मास m1 and m2 are placed at a small r distance apart, then gravitational force is capital F। now if mass of both body becomes double, दोनों बॉडियों के मास को डबल कर दिया, ठीक है, एंड डिस्टेंस बिटवीन देम इज आल्सो डबल, यानी डिस्टेंस को इनिशियल का क्या कर दे रहा है? डबल कर दे रहा है। फिर कह रहा है कैन फाइंड आउट न्यू ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द बोथ बॉडी। ऑप्शन है, यानी इसका कहने का मतलब कि यहाँ पर हो गया m1 डैश और यहाँ पर आपका हो गया क्या? m2 डैश।
दोनों बॉडियों के बिटवीन का डिस्टेंस डबल के तरह है, r डैश इक्वल टू 2r। ठीक है, तो देयरफॉर न्यू ग्रेविटेशनल फोर्स को अब डैश कर लिया हमने। अब क्या करेंगे, कैपिटल G m1 डैश इनटू m2 डैश अपॉन r डैश का स्क्वायर वैल्यू पुट कर दें। m1 डैश इक्वल टू 2m1, m2 डैश इक्वल टू 2m2, r डैश इक्वल टू 2r का क्या कर देंगे स्क्वायर, यानी कैपिटल G 2 2 जा 4, m1 इनटू m2 यहाँ हो गया 4, यहाँ r स्क्वायर इनटू क्या हो गया तो 4 हो गया, 4 से 4 क्या हो गया कैंसिल, यानी कैपिटल G m1 इनटू m2 अपॉन r का स्क्वायर। ये यहाँ पर डालें तो इक्वेशन फर्स्ट देखिए और इक्वेशन सेकंड देखिए, यानी इक्वेशन फर्स्ट इक्वल टू क्या है इक्वेशन सेकंड, यानी फोर्स पर कोई फर्क नहीं पड़ा है आपका, यानी कौन सा ऑप्शन सही है बोलिए, तो ए ऑप्शन आपका क्या है यहाँ पर करेक्ट है, ऑप्शन ए क्या है करेक्ट है। जल्दी से वीडियो को पॉज करके नोट कर लें या शॉर्ट स्क्रीन ले लें। तो एक क्वेश्चन मैं और बताता हूँ, ठीक है, इस वीडियो के साथ बने रहें, एक न्यूमेरिकल आपको और बताता हूँ, जल्दी कर। हाँ तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, आपका क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि टू मेटालिक स्फीयर ऑफ सेम रेडियस स्मॉल r एंड सेम मास, सेम रेडियस है और सेम आपका क्या है मास है, आर प्लेस्ड इन कांटेक्ट, दोनों स्फीयर को एक दूसरे के कांटेक्ट में रख रहा है, तो देन ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन देम विल बी ऑप्शन है आपका। ठीक है, तो यहाँ आप घबराए नहीं, वैसे आप इसके पहले ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला F इक्वल टू कैपिटल G m1 m2 अपॉन r का स्क्वायर, तो इस फार्मूला से नजर आ रहा है कि यह भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल r का पावर माइनस क्या है तो 2 है, तो आप इसको तुरंत मार कर चले आएंगे, ये हो जाएगा आपका रंग। ध्यान समझिए क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए ये दो स्फीयर हम लेंगे, आप देखिए दो हमने स्फीयर लिया, दोनों स्फीयर का रेडियस आपका क्या है सेम है, यानी इसका भी रेडियस r है और इसका भी रेडियस इसके सेंटर से, दोनों के सेंटर से क्या है r है, दोनों का मास भी क्या है आपका सेम है, दोनों स्फीयर का मास क्या है सेम है, तो अभी सेंटर से इस सेंटर, यानी दोनों के सेंटर से इसका डिस्टेंस कितना हो जाएगा आपका 2r। ध्यान समझिए कितना हो जाएगा 2r। अब क्या ध्यान समझे, यहाँ पर क्या करेंगे कि m1 इज इक्वल टू m2 इज इक्वल टू क्या दे दिया है m दे दिया है, और दोनों स्फीयर का रेडियस क्या दे दिया है सेम दे दिया है। अब आप यूज करेंगे लिखेंगे डेंसिटी, ध्यान समझे, तो जब का क्वेश्चन है डेंसिटी इक्वल टू फार्मूला आप पढ़ोगे मास, डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन क्या होता है तो वॉल्यूम होता है, डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, यानी रो इज इक्वल टू m अपॉन क्या होगा v होगा आपका। ठीक है, तो m इज इक्वल टू मास ऑफ द स्फीयर, रो इनटू क्या लिख सकते हैं आप वॉल्यूम लिख सकते हैं, रो इनटू क्या लिख सकते हैं आप वॉल्यूम लिख सकते हैं। तो मास ऑफ द टू स्फीयर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 पाई आर क्यू इनटू क्या हो गया आपका रो हो गया। देखिए ये मास निकल गया यहाँ से, ठीक है, क्या निकल गया आपका मास, ये हो गया आपका क्या तो मास हो गया। अब ध्यान से समझे, इतना होने के बाद आप ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला लगाएंगे, F इक्वल टू कैपिटल G m1 m2 अपन क्या लिखेंगे r का स्क्वायर लिखेंगे। अब m1 इक्वल टू m2 इक्वल टू क्या है, दोनों स्फीयर का मास सेम है, तो यहाँ पर लिख देंगे m यानी m का क्या हो जाएगा यहाँ पर स्क्वायर हो जाएगा। अब ये m की वैल्यू यहाँ पर आप पुट करेंगे, m की वैल्यू क्या करेंगे पुट करेंगे, तो कैपिटल G 4/3 पाई आर क्यू इंटू रो, इसका क्या हो गया यहाँ पर स्क्वायर। अब r का स्क्वायर, r के जगह क्या आ जाएगा 2r, तो 2r का क्या कर देंगे होल स्क्वायर कर देंगे। अब आगे बढ़िए, अब देखिए बिल्कुल इजी है और ये कॉम्पिटेटिव लेवल में कई बार आपका एग्जाम में पूछ चुका है, तो यह इक्वल टू कैपिटल G, अब ये हो जाएगा यहाँ पर देखिए 4/3 यानी टोटल का क्या है यहाँ पर देखिए स्क्वायर है। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, ये 2 आपको नजर आ रहा होगा, ये 2 यहाँ पर क्या है आपका r का स्क्वायर है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे ध्यान से समझे, यहाँ पर
सारे वैल्यू कांस्टेंट है। वैसे 2 2 जा 4 हो जाएगा, तो ये 4 से 4 क्या हो जाएगा आपका कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ऐसे समझे, नहीं समझ में आ रहा, ये 4 हो गया, ये 2 हो गया। अब यहाँ पर हमने लिखा f इक्वल टू जी, 4 4 जा 16, पाई का स्क्वायर, r का पावर 3 है, तो r का पावर क्या हो जाएगा 6 और रो का स्क्वायर। अब ये 3 भी 2 बार है, तो 3 3 जा 9 और 2 2 जा 4 और r का क्या हो गया स्क्वायर हो गया आपका। अब देखिए 4 4 जा 60, 4 चौक को 16। अब क्या मिला 4/9 जी, पाई का स्क्वायर, रो का स्क्वायर, r का पावर 6, ये r का पावर 2, r का स्क्वायर है तो ऊपर जाएगा तो -2 हो जाएगा, यानी 4/9 जी पाई स्क्वायर, रो का स्क्वायर और ये r का पावर कितना आ जाएगा 4 हो जाएगा। देखिए इतना वैल्यू आपका क्या है कांस्टेंट, क्या है कांस्टेंट, यानी अब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल r का पावर क्या हो जाएगा आपका तो 4 हो जाएगा। तो इसी जूसो और खरोसी के साथ हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट टॉपिक में। आपका टॉपिक यहीं तक रहा, आप यहाँ से देख सकते हैं, मैच कर सकते हैं कि कौन सा आपका ऑप्शन करेक्ट है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो गया, तो ऑप्शन क्या हो गया बी करेक्ट हो गया। ठीक है, तो आज की कहानी यहीं तक। इट्स ओके, बाय, थैंक्स।